जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। जैसा कि हम जानते हैं, कनाडा और भारत के बीच में बड़े रिश्ते खराब हो गए हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आ गई है और इसका कारण है ट्रूडो का एक गलत एलिगेशन, जो सिर्फ एलिगेशन है, कोई सबूत नहीं है। अब इसको हम इतना सब कुछ हो गया, वीज़ा मिलना बंद हो गए, एम्बेसी के स्टाफ को कम कर दिया गया, उन्होंने एक हमारा राजनयिक निकाल दिया, हमने एक इनका निकाल दिया, और हमने देखा कि कैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास तौर से फाइव आइज, दैट इज यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन लोगों का किस तरीके से बिहेवियर आया। बाकी सब ने तो उसको इतनी तरजीहत नहीं दी, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका के अंदर शुरुआत में तो इस पर दखलंदाजी नहीं हुई, लेकिन अब उन्होंने एक सीरियस रुख अख्तियार किया है और उस रुख में रुझान ट्रूडो की तरफ दिखता नजर आ रहा है। उसको एक अपना एलाई मानते हैं और है भी। कनाडा और यूएसए के अंदर एक डिफरेंट किस्म का रिश्ता है, जैसा इंडिया और नेपाल के बीच में है, इस तरीके की रिश्तेदारी है दोनों के बीच में। और उनके ट्रेडिशनल टाइज हैं, सेम टाइप ऑफ इथॉस, कल्चर एंड वैल्यूज से आते हैं। लेकिन इंडिया उनकी एक मजबूरी है, और मजबूरी चाइना की वजह से। अदरवाइज यूएसए इंडिया के हमेशा खिलाफ रहा है, इंडिया के खिलाफ साजिशें करी हैं, और अब इस केस में भी ये जानते हुए कि ट्रूडो एक एलिगेशन लगा रहा है, उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है, वो ट्रूडो का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं, जो उनके जो भी सिस्टम होता है, जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि ब्रिटिश कोलंबिया का जो गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव नुमाइंदा है, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो भी ट्रूडो ने ये एलिगेशन लगाए वो सारे के सारे इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ऑन कॉमन सोर्स इंटेलिजेंस है, वो कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाला नहीं है, हेयर से है, सुनी हुई बातों पर से बनाई गई इंटेलिजेंस है। और वो सब जानकर जब उसको ये पता लगा, जब चीफ्स की ब्रीफिंग हुई इंटेलिजेंस की, तो उनको ये पता लगा कि ये तो सारी इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो वो कहते कि मुझे मायूसी हुई। अब ब्रिटिश कोलंबिया वो स्टेट है जहां पर इस नज्जर की मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी, और गैंगस्टर वॉर में ये मारा गया था। अब ये इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा जो तमाशा हुआ, अब इस पूरे तमाशे में इन खालिस्तानियों की आप पावर देखिए, कितनी जबरदस्त पावर है कि इन्होंने इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डिरेल कर दिया है। कनाडा का हस्तक्षेप फार्म्स एजिटेशन के अंदर बहुत जबरदस्त था। ट्रूडो ने कई सारे बयान फार्मर्स के, जो फार्मर एजिटेटर्स थे, उनके हक में दिए थे, क्योंकि सिख वोट उधर उनको प्राप्त होता है। और आज कांग्रेस के बिट्टू साहब का स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में सुनने में आया, उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन हर दूसरे घर से कोई ना कोई कनाडा में है पंजाब का। तो इससे ये क्लियर होता है कि क्या सिचुएशन है, क्या पॉलिटिकल मजबूरियां हैं ट्रूडो की। अब मेरी भी कुछ आपत्तियां हैं। ये तो रही बात डिप्लोमेसी की और इस सब की। अब मैं देख रहा हूं कि अलग अलग पॉलिटिकल दल जो हैं, जो पंजाब से रिलेटेड हैं, वो आ रहे हैं सामने और वो ये कह रहे हैं कि बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा, जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं या जो फैमिलीज जिनकी इधर हैं और कनाडा में काम करते हैं अब या रहते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलेंगे।
अभी शादियों का सीजन आ रहा है, अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है, वगैरह वगैरह। मेरा पॉइंट सिर्फ एक और एक ही है, और मैं आज से नहीं, मैं शुरू से ही मैं एक नेचुरल जस्टिस, या एक क्या क्या बोलूं मैं इसको, एक सेंस ऑफ फेयरनेस हर चीज में नजर आनी चाहिए। मैं अपने ट्विटर पे हिंदुओं को भी टारगेट करता हूं, मुसलमानों को भी करता हूं, सिखों को भी करता हूं। जो भी कोई हिपोक्रेसी के दायरे में आता है मैं उसको टारगेट करता हूं और खूब उसकी ट्रोलिंग करता हूं। इसमें मेरे को कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि ये मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रैहम स्टेन्स, बजरंग दल का, उसने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरीज को जलाकर मार दिया। मनु मानेसर, अभी हाल में उसका इन्वॉल्वमेंट था नो वायलेंस में, मैंने इन दोनों के खिलाफ बातें करी हैं। गुजरात में वो एक मुस्लिम महिला के जो रेपिस्ट थे, जब उनको छोड़ा गया और उनके गलों में हार पड़े, मैंने उसकी भी आलोचना करी। और मेरा ये यहां पर एक सवाल है, वो ये है कि अगर ग्रैहम स्टेन्स की हत्या में शामिल आदमी, नू मानेसर में जो दंगे हुए उसमें जो शामिल आदमी, गुजरात के दंगों में उस महिला का रेप करने में वो लोग जो शामिल, क्या ये हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हिंदुओं ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्या सारे हिंदुओं को आप इनके एक्टिविटीज से पेंट कर सकते हैं? और क्या ये आतंकवादी हैं या ये रेडिकल हैं? दोनों में फर्क है। अब वहीं सिखों पे आ जाइए। सिखों की अगर हम बात करें, इनके साथ में बुरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोल्डन टेम्पल, जहां पे इनकी आस्था बसती है, जहां ये सवेरे से लेकर शाम तक उसको देखकर माथा टेकते हैं और बहुत ही पायस जगह है, वहां पर फौजें भेज दी। वो क्यों भेजी वो एक अलग विषय है, लेकिन वहां पे फौजें भेजी और इतना डैमेज हुआ, सिखों की भावनाओं को बहुत जबरदस्त ठेस पहुंची। उसके बाद उससे जो गुस्सा हुआ, उससे जो नफरत पैदा हुई, उससे इंदिरा गांधी की हत्या कर दी उनके सिख सिक्योरिटी गार्डों ने, जिसके बदले में हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में, खास तौर से दिल्ली में दंगे भड़क गए और हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये सारी बात शुरुआत कहां से होती है? एक उस शख्स को लेकर होती है जिसके वीडियो बहुत चलते हैं। वो कैरेक्टर है पुनीत साहनी। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि वो बहुत कम्युनल बातें करता है, लेकिन एक बात जरूर उसको मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने कुछ ऐसी चीजें उजागर करी जो, और पब्लिक में लेके आया, जो लोग कतराते थे, शर्माते थे। दैट इज वो भिंडरा वाले का वो फेमस धमकी भरा स्पीच, जिसमें वो कहता है कि वो बस छोड़ दो, नहीं तो मैं 50,000 या पता नहीं 5,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दूंगा। ये आदमी पाकिस्तान की मदद से हजारों की तादाद में हथियार लेकर गोल्डन टेम्पल में आता है, हथियारबंद लोगों से वहां पर मोर्चाबंदी करता है और आए दिन गोल्डन टेम्पल परिसर से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बंकर बाहर बने हुए थे उन पर फायरिंग करता था और फरमान जारी करता था हिंदुओं को मारने के लिए, जिसके कहने पर लोगों ने बसों से उतार कर हिंदुओं की निर्मम हत्या करी। ऐसे व्यक्ति की वजह से, क्योंकि उसने गोल्डन टेम्पल की बेइज्जती भी करी थी, वहां पर फौजें भेजनी पड़ी। अब मैं, बीइंग एन एक्स फौजी फ्रॉम अ सिख यूनिट,
आई अंडरस्टैंड कि क्या सेंटिमेंट है, और मैं फौज की टैक्टिक्स और ये भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको और तरीके से टैकल किया जा सकता था। और इसका उदाहरण ब्लैक थंडर में है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में ब्लैक थंडर हुआ, अजीत डोभाल के नेतृत्व में ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, और क्या शानदार तरीके से हुआ, जिसके अंदर फौजों को या एनएसजी को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने ब्लॉकेड लगाकर और स्नाइपिंग की मदद से इन लोगों को, आतंकवादियों को मारा और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तो ये टैक्टिक्स होनी चाहिए थी। अब मैं ये कहता हूं, जो मैंने ये कहा कि सवाल मेरा एक ही है, वो ये है कि ये सारी जो घटनाएं हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार, इस सब के पीछे कौन था? इन सब के पीछे अगर इसके बुनियाद पे जाएं तो वो भिंडरावाला था और इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की पॉलिसीज की वजह से, अब एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है स्मिता प्रकाश का, जिसमें वो शायद फॉर्मर रॉ चीफ से या पता नहीं किसी से, सरदार जी से वो बात करती हैं, आईबी चीफ है, कौन है वो, जिसमें वो कहते हैं कि कमलनाथ पैसे दे लेके जाया करता था भिंडरावाले को देने के लिए, और ये इंदिरा गांधी का खड़ा हुआ किया हुआ ये आदमी था, क्योंकि अकाली दल को पॉलिटिक्स में हराना था, उनके दबदबे को कम करना था। तो ये बेसिकली कांग्रेस और अकाली दल की पॉलिटिक्स थी, जिसमें ये भिंडरावाले को खड़ा किया गया, और भिंडरावाला फिर इतना बड़ा बन गया कि ये सब कहानी हुई। अब आप देखिए कि एक पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर कितना बड़ा ये खेल हो गया। अब जब ये जो सिख फॉर जस्टिस वाले लोग हैं, जब ये कहते हैं कि हमारे अकाल तख्त के ऊपर फौजों ने गोलाबारी करी, फौज अंदर घुसी, तो ये बात नहीं करते कि ये क्यों घुसी, और जिस व्यक्ति की वजह से ये पूरा तमाशा हो रहा है, भिंडरावाला, उसको कोई गाली नहीं देता, उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसको बल्कि संत बोलते हैं। आप पंजाब में चले जाइए, गाड़ियों पे उसके स्टिकर बने हुए हैं, वो उनको संत की उपाधि दी गई है। तो मेरा जो सवाल वो ये है कि क्या सिख कम्युनिटी का इतना जबरदस्त डिग्रेडेशन हो गया है? वो कौम जिनके गुरु इतने उच्च विचार और इतनी मान मर्यादा वाले थे, जिनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर संजोई हुई है, जो इतना प्रकाश फैलाती है, इतना जबरदस्त वो एक मार्गदर्शक है, ऐसे पद्धति को फॉलो करने वाले लोग अब इतना गिर गए हैं कि अब उनको भिंडरावाले को संत बोलना पड़ रहा है, और उसको उसका महिमा मंडल करना पड़ रहा है, उस आदमी के पोस्टर गुरुद्वारों में लगाने पड़ रहे हैं। क्या वो इस गुरु परंपरा के अंदर फिट बैठता है ऐसा आदमी? हु इज अ क्रिमिनल, हु इज अ टेररिस्ट। तो अगर आपके इस तरीके के आइकॉन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए कि हमारे कौम में, हमारी लीडरशिप में, हमारी गाइडेंस में, हमारी परवरिश में कहाँ कमी हो गई है कि हम इस लेवल पर गिर गए। और आज नज्जर, पन्नू और इस तरीके के लोग जो आतंकवादी हैं, दुश्मनी और नफरत फैलाते हैं, वो अब आपके आइकॉन हो गए। अब उनके कहने से पूरा समाज चलेगा, और इनको इतनी पावर दे दी गई, इनको इतनी अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी मिल गई कि इन्होंने दो मुल्कों के बीच में राजनयिक संबंध बर्बाद कर दिए। ये एक सोचने वाला विषय है, ये सिख कम्युनिटी को सोचना चाहिए। और मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है जब मैं देखता हूं कि पंजाब के अंदर कोई क्रेडिबल लीडर नहीं है। मिस्टर बादल हैं, उनके ऊपर करप्शन के इतने एलिगेशन हैं कि पंजाब के अंदर उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता। भगवंत मान हैं जो शराब पीकर और गुरुद्वारों में चले जाते हैं, उनके वीडियो हैं। बताइए, ऐसे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपके लीडर हैं।
जैसा मैंने बोला, बादल साहब के ऊपर कितने सारे एलिगेशंस हैं, बेअदबी में ढिलाई बरतने से लेकर और करप्शन और सैंड माफिया और पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। पता नहीं केस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आई डोंट फॉलो दीज इडियट्स। तो ये है। उधर जो जो इस पूरे फेथ को डायरेक्शन देता है और इस फेथ की लॉ को जलाने में और जलाए रखने में मदद करता है, दैट इज एसपीजीसी। हमने कभी उनके मुंह से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी कि वो इस चीज को कंडेम करे। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि भिंडरा वाले को आतंकवादी बोलकर उसको कंडेम किया जाए, उसको हीरो का दर्जा दिया गया है। उसमें ऐसा क्या हीरो वाला वो था जो मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। इनको क्या समझ में आता है, ये क्यों इसको हीरो मानते हैं? और फिर ये सब कार्रवाई करने, और ये सब तो है ही है, कभी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि खालिस्तान जो है हमें नहीं चाहिए। ये चाहिए तो फिर आप उसको डिफाइन करें, ढंग से डिफाइन करें कि भाई हमें खालिस्तान ये चाहिए। तो खालिस्तान आप मांगते हैं इंडियन साइड में, खालिस्तान आपको मांगना है तो आप पूरा मांगिए, आप पेशावर तक मांगिए, क्योंकि खालसा राज वहां तक था। अब मांगिए खालिस्तान, मैं भी आपके साथ लड़ने का हूंगा। उसमें जेन्युइन सेंस ऑफ फेयरनेस तो नजर आए कि आप जो बोल रहे हैं, आपका जो स्टांस है वो कम से कम फेयर तो नजर आए। वो फेयर ही नजर नहीं आता, बायस नजर आता है, दुश्मनी नफरत से भरा हुआ नजर आता है। और आज की तारीख में ये जो पूरा तमाशा चल रहा है उसका नुकसान किसको हो रहा है? ना एसपीजीसी में बैठे वो सेक्रेटरियों का हो रहा है, ना बादल साहब के हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। भगवान मान साहब ने एक लड़की से, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है। वो शराब में धुत रहते हैं, कहते हैं कि 8 बजे के बाद उनका कुछ पता नहीं रहता। ऐसा सुनने में आया, पता नहीं है कि नहीं है, एलिगेशन है। लेकिन वीडियो जरूर आते हैं कि धुत हैं, उनको सिपाही या उनके वो पकड़े हुए हैं और कबूतर बने हुए हैं, कभी वो शराब पी के गुरुद्वारे चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये इनके मुंह से मैंने कभी ये चीजें सुनी नहीं कि ये कंडेम करें, ये राइटर्स पाथ लें कि ये सही है ये गलत है। अगर गोल्डन टेम्पल में फौजें भेजना गलत था, अगर इंदिरा गांधी गलत थी, तो आपको यह भी कंडेम करना चाहिए कि भिंडरा वाले भी गलत था, जो कि हथियार और गोला बारूद गोल्डन टेम्पल में लाकर गोल्डन टेम्पल की मोर्चाबंदी करी, बेअदबी करी उस आदमी ने। उसके खिलाफ भी आप बोलिए, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं। उसका भी कारण मेरे को जो लगता है वो ये है कि आपको डोनेशन आते हैं इन टेररिस्ट से जो कनाडा में बैठे हैं, वहां से ये पैसे भेजते हैं और आप पैसे पे इतने कायल हैं, मजबूर हैं कि आप सही को सही नहीं बोल सकते, गलत को गलत नहीं बोल सकते। ये इंडिया और कनाडा का तमाशा तो एक दिन सुलझ जाएगा, कुछ ही दिन में सुलझ जाएगा, क्योंकि बहुत ही मैच्योर और बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जियो स्ट्रेटेजी के अंदर। इन दोनों के इंटरेस्ट अलाइंड हैं और कोई इस चीज को इतना ज्यादा बिखरने नहीं देगा। लेकिन अभी ये पोस्चरिंग हो रखी है। इस पोस्चरिंग में अगर एक्सपोज हुआ है तो सिख कम्युनिटी एक्सपोज हुई है, सिख डायस्पोरा अब्रॉड एक्सपोज हुआ है और डबल स्पीक इनका एक्सपोज हुआ है। अब आप कभी ये सोच सकते हैं कि सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तानी लोगों के साथ बैठकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ? अब ये नौबत आ गई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रावलपिंडी के अंदर सिखों का नरसंहार किया 1947 में, गांव के गांव उजाड़ दिए, लाखों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया और उनका कत्ल कर दिया। अब ये स्थिति आ गई है कि अब ये आपके खुदा हो गए हैं, ये आपके भाई हो गए हैं, और जो आपके भाई थे वो आपके दुश्मन हो गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो कहां है सिख लीडरशिप? सवाल ये है, कहां है वो जिंदा दिल कौम? कहां है वो शेर जो गुरु गोविंद सिंह ने बनाए थे? कहां है वो लोग जो गुरुओं ने खड़े करे थे, जो सच को सच बोलता था और इतनी हिम्मत रखता था कि जो सच है उसको सच बोलेगा? मेरे ख्याल से काफी डाइल्यूशन हो गया है, काफी, मैं कहूंगा कि दूध में काफी पानी मिल गया है, और इस पर सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है
कि ये कहाँ हम लोगों से गलती हुई और इसको कैसे सुधारा जाए, ना कि नफ़रत फैलाओ और नफ़रत फैला के अपनी और अपने देशवासियों की ज़िंदगी जो है दूभर कर दो। इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू एक मैसेज है और ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाल के ये मेरा वीडियो देखा। जय हिंद।